Realme X7 5G ये Realme X7 सीरीज का तीसरा फ़ोन है और Dimensity 1200 के साथ ये पहला फ़ोन है। और ये प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है, मीडियाटेक का ये सबसे पावरफुल प्रोसेसर है और ये 6 नैनोमीटर पे बेस एक 5G प्रोसेसर है और ये डुअल 5G सिम को सपोर्ट करता है। फ़ोन में भी आपको डुअल 5G सिम का सपोर्ट मिलता है। और इंडिया में अभी तक जितने भी 5G फ़ोन्स आए हैं, ज़्यादातर फ़ोन में आपको एक दो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस फ़ोन में आपको 7 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे बॉक्स में बैक साइड में भी मेंशन है कौन कौन से 5G बैंड को ये सपोर्ट करता है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इंडिया में अभी तक 5G आया नहीं है और हमें मालूम नहीं है कि कहाँ पे कौन से 5G बैंड का सपोर्ट मिलेगा। तो फ़ोन में जितना ज़्यादा 5G बैंड रहेगा ये उतना ही फ्यूचर प्रूफ रहेगा। जब भी इंडिया में 5G आएगा तो आपको 5G बैंड से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा। और डायमेंसिटी 1200 को अगर हम स्नैपड्रैगन के साथ कंपेयर करें तो ये 865 से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है और 888 से थोड़ा सा कम पावरफुल है। तो स्नैपड्रैगन 870 के आसपास का प्रोसेसर इसे आप बोल सकते हो। इस फोन में LPDDR4X रैम मिलता है, UFS 3.1 का स्टोरेज है। तो स्पेक्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो गेमिंग के लिए भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, लेकिन 2 दिन से मैं इसे यूज कर रहा हूँ और जितना मैंने इसमें नोटिस करा इसे और थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, खास करके गेमिंग में। यहाँ पे मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी प्ले करके देखा तो यहाँ पे आपको वेरी हाई ग्राफिक्स पे वेरी हाई फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है, मैक्सिमम का ऑप्शन नहीं है जो कि होना चाहिए था। अगर आपको मालूम हो पोको X3 Pro में स्नैपड्रैगन 860 मिलता है और वहाँ पे आपको वेरी हाई ग्राफिक्स में मैक्सिमम फ्रेम रेट का भी ऑप्शन मिलता है और डायमेंसिटी 1200 उससे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, तो इसमें भी ये ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसी सेटिंग में मैंने करीब आधे घंटे तक इसमें गेमिंग करके देखा और स्टार्टिंग में इसमें एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ था, कोई लैग वगैरह मुझे देखने के लिए नहीं मिला। और आधे घंटे गेमिंग के बाद जब मैंने इसका टेम्परेचर चेक करा तो ये 47 डिग्री पे था, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। वेरी हाई ग्राफिक्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये टेम्परेचर नॉर्मल है। लेकिन आधे घंटे के बाद कंटिन्यू जब मैंने इसमें गेमिंग करके देखा तो यहाँ पे मुझे फ्रेम ड्रॉप नोटिस हुआ, पहले ऐसा स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसी सेटिंग्स में इसमें आप लंबे टाइम तक गेमिंग नहीं कर सकते, लेकिन इसका प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है। तो रियलमी इस पर अगर और अच्छे से काम करता है, सॉफ्टवेयर को और अच्छे से ऑप्टिमाइज करता है तो इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। डिजाइन की अगर बात करें तो ये फ़ोन काफ़ी स्लिम है, 8.4 mm की इसकी थिकनेस है, 180 ग्राम का आता है, तो काफ़ी लाइट वेट भी है। और इसमें आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है, बैक साइड में भी प्लास्टिक दिया गया है, ये मैट फिनिश के साथ है। और इसमें जो आपको टेक्सचर मिलता है वो सेम मिलता है जैसे कि Realme 8 Pro में आपको मिलता है। और इन हैंड फील की अगर बात करें तो वो भी सेम आपको Realme 8 Pro जैसा ही मिलता है, जबकि ये एक 27,000 का फ़ोन है और Realme 8 Pro एक 20,000 का फ़ोन है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका डिजाइन और थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था। जैसे कि इस प्राइस रेंज में गैलेक्सी A52 आता है, वहाँ पे भी बैक साइड में प्लास्टिक दिया गया है, लेकिन बेटर क्वालिटी का प्लास्टिक है तो इससे ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और 25,000 में और एक फ़ोन आता है वीवो का V20 और उसका डिजाइन काफ़ी बढ़िया है, बैक साइड में वहाँ पे ग्लास दिया गया है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। तो प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका डिजाइन और भी बेटर होना चाहिए था। साथ में इसमें आपको 3.5 mm का जैक मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर भी है, तो साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और इसमें आपको डुअल सिम का स्लॉट मिलता है, कोई मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आप सिर्फ 2 सिम का यूज कर सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो इसका हायर वेरिएंट आपको लेना पड़ेगा, जो 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ आता है और वो 30,000 का आता है। और डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, साथ में 120 Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। और सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 Hz का कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया रहता है। एक तो आपको डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और 120 Hz रिफ्रेश रेट की वजह से आपका जो UI एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेटर मिलता है, काफ़ी स्मूथ मिलता है। और ये सैमसंग का डिस्प्ले है तो इसमें आपको कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे से शो होते हैं और इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 नीट्स का है, तो आउटडोर में भी डायरेक्ट सनलाइट में भी आपको विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी इसमें मिल जाती है। और साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको मिलता है और ये काफ़ी फास्ट काम करता है। लेकिन इसमें आपको कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं मिलता, ड्रैगन ट्रेल करके एक ग्लास का प्रोटेक्शन आपको मिलता है जो कि गोरिल्ला ग्लास के बाद दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन इससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लास कोई सा भी हो, गिरने पे टूटने के चांसेस सभी के काफ़ी रहते हैं। बाकी गोरिल्ला ग्लास का फायदा ये रहता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंस रहता है, तो वहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह काफ़ी कम आते हैं। बाकी अगर आप टेम्पर्ड ग्लास वगैरह यूज करते हो तो फिर इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, इसमें सोनी IMX682 सेंसर यूज हुआ है और इसमें पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है, डिटेल वगैरह काफ़ी अच्छे से ये मेंटेन करता है। और जो कलर्स है ये हल्का सा कलर को बूस्ट करता है, लेकिन ओवर सैचुरेटेड नहीं करता, काफ़ी बैलेंस्ड कलर आपको देता है। और ह्यूमन ऑब्जेक्ट की अगर आप फोटो क्लिक करते हो तो डायरेक्ट सनलाइट में भी ये स्किन टोन को काफ़ी अच्छे से बैलेंस करता है।
और डिटेल वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और इसका सबसे मुझे बेस्ट पार्ट लगा इसका पोर्ट्रेट मोड। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने एजेस को काफ़ी अच्छे से परफेक्टली डिटेक्ट करा है और पोर्ट्रेट मोड में जो ब्लर इफेक्ट मिलता है वो भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। और इस फोटो में भी आप देख सकते हो मेन ऑब्जेक्ट के एजेस को इसने काफ़ी परफेक्टली डिटेक्ट करा है और साइड में जो पेड़ है इसके एजेस को भी इसने बहुत ही परफेक्टली डिटेक्ट करा है। तो ओवरऑल जो फोटो की क्वालिटी मिलती है यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में वो आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है। और साथ में इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है जो कि इस प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। यहाँ पे मिनिमम 12 या तो 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होना चाहिए था और इसमें भी जो फोटो आती है वो उतनी अच्छी नहीं आती। ये मेन ऑब्जेक्ट में भी इसमें फोकसिंग में इशू है। यहाँ पे मैंने काफ़ी बार टैप करके भी देखा लेकिन ये मेन ऑब्जेक्ट पे फोकस ही नहीं करता, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फोटो आती है वो थोड़ी सी ब्लरी सा आता है। तो यहाँ पे इसे काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और इसमें जो पिक्चर की क्वालिटी आती है वो भी उतनी अच्छी नहीं आती। यहाँ पे आप देख सकते हो ये काफ़ी वाइटिश सा टोन देता है। जो मेन कैमरा से मैंने फोटो क्लिक करा है यहाँ पे शर्ट का कलर आप देख सकते हो और सेल्फी कैमरा से जो फोटो है यहाँ पे शर्ट का कलर आप देख सकते हो, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और सेल्फी कैमरा के फोटो में इसने सनलाइट को भी उतने अच्छे से बैलेंस नहीं करा है और नॉर्मल लाइट कंडीशन में भी अगर आप फोटो क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे भी ये व्हाइटिश सा टोन देता है। डिटेल्स वगैरह यहाँ पे ठीक है लेकिन जो पिक्चर की क्वालिटी मिलती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलती। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें आपको 4K 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और वीडियो की क्वालिटी भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। डिटेल्स को भी ये काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है और जो कलर्स है इसको भी ये काफ़ी अच्छे से बैलेंस करता है और 60 FPS के साथ आपको काफ़ी स्मूथ वीडियो यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में भी मुझे फोकसिंग का इशू दिखा। जब आप मेन ऑब्जेक्ट के करीब जाते हो या फिर उससे दूर जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली फोकस नहीं करता, आपको बार बार यहाँ पे टैप करना पड़ता है फोकस करने के लिए और कई सारे सिचुएशन में ये टैप करने के बाद भी फोकस नहीं करता। तो ओवरऑल अगर इसका कैमरा परफॉर्मेंस देखा जाए तो यहाँ पे हर एक चीज़ में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। सिर्फ मेन कैमरा से अगर आप फोटो क्लिक करते हो तो वो अच्छी आती है, काफ़ी बेटर आती है, लेकिन उसको अगर हम छोड़ दें तो हर एक चीज़ में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। यूआई की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको Realme UI 2 मिलता है एंड्रॉयड 11 के साथ और यहाँ पे बहुत सारे ब्लूटूथ्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ से आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो और कुछ Realme के जो ऑफिशियल एप्लीकेशंस हैं उसे भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। और साथ में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है और यूआई के अंदर इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। कहीं पे भी मुझे लैग वगैरह यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला और UFS 3.1 का स्टोरेज है तो एप्लीकेशन ओपनिंग क्लोजिंग भी काफ़ी फास्ट होता है और साथ में यूआई में जो एनिमेशंस यहाँ पे दिए गए हैं वो भी काफ़ी स्मूथ फील होते हैं। तो ओवरऑल जो यूआई एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे आपको काफ़ी बेटर मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पे बहुत सारे आपको एनिमेशन के पैटर्न देखने के लिए मिलता है। इसे अगर आप अप्लाई करते हो तो ये देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगता है। आप चाहो तो यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, उसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये था Realme X7 Max 5G का फास्ट इंप्रेशन और अभी तक मैंने इसे सिर्फ 2 ही दिन यूज़ करा है। आगे मैं इसे और अच्छे से टेस्ट करूँगा, इसका कैमरा, यूआई, प्रोसेसर, सारी चीज़ें मैं और अच्छे से टेस्ट करूँगा और इसके फुल रिव्यू के अंदर इसके जो भी प्रोज हैं, जो भी कॉन्स हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसे ही और कंटेंट के लिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।